नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के आपको यहाँ पर पौधे से संबंधित जितने भी प्रश्न सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। उसकी वो सारी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथ में यदि आपने हमारे पक्षी से संबंधित, नृत्य से संबंधित, अभ्यारण्य से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हैं जो कि सीटेट ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न की एक प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, वो भी आप देख लीजिएगा। और भी वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर पौधे से संबंधित जितने भी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं ऑनलाइन एग्जाम में वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, फिर शेयर कर देना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका और सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। देखिए टेपियोका का दूसरा नाम आपको बताना है क्या है। मूली है, कसावा है, अदरक है या फिर शकरकंदी है। तो यहाँ पर मैं नहीं बताऊं, उसके पहले आपको आंसर देना है। चाहे तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, लेकिन अंत में जरूर बताइएगा कि जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं उनमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो टेपियोका का दूसरा नाम क्या होता है आपका, कसावा होता है। क्या होता है, कसावा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेपियोका का नाम कसावा या फिर यूका हो सकता है। यदि यहाँ पर विकल्प में कसावा ना दे तो वो यूका दे दे, यूका ना दे तो कप्पा दे दे या फिर मारा चेन दे दे। ये सभी टेपियोका का दूसरा नाम है। यहाँ पर देख सकते हैं टेपियोका को कसावा या फिर यूका भी कहा जाता है। और टेपियोका कहाँ पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है, तो ये केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। और कसावा को मलयालम में क्या कहा जाता है, कप्पा कहा जाता है या फिर मारा चेनी भी कहा जाता है। तो इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाला जो फल सब्जी है वो कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए भारत में पूछा गया है ना, और भी जो विदेश से सब्जी आई है वो कौन कौन सी, उनके बारे में भी हम बताएंगे। सबसे पहले आंसर जान लेते हैं। आलू एवं टमाटर है, पत्ता गोभी एवं आम है, आम एवं केला या फिर मटर एवं केला है। तो यहाँ पर भारत में उगाए जाने वाली फल सब्जी के बारे में पूछा गया है पूर्व काल से। तो वो जो उगाई जाती है वो आम एवं केला है। कौन सी है, आम एवं केला है। दो सब्जियां हैं जो पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाली सब्जी है ना, फल और सब्जी। आगे देखिए थोड़ी सी जानकारी हम दे देते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई हुई है। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर भारत की हम बात करें तो भारत में कौन कौन सी सब्जी उगाई जाती है। आम मतलब पहले से ही यहाँ पर मौजूद है। आम है, संतरा है, केला है, मेथी है, पालक है, बैगन है और मूली है। ये कहीं विदेश से नहीं आई है, भारत में ही उगाई जाती है पहले से ही ना। तो आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से आई है, भारत से ही आई हुई है ना। अब विदेश से आने वाली सब्जी कौन कौन सी, साउथ अमेरिका से पूछी जाती है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि टमाटर कहाँ से आया हुआ है। तो याद रखिएगा साउथ अमेरिका, जैसे कि हरी मिर्ची, टमाटर और आलू, ये तीनों कहाँ से आई हुई सब्जी है, तो साउथ अमेरिका से। यूरोप से गोभी और मटर आया हुआ है, अफ्रीका से कॉफी का बीज और भिंडी, और चीन से सोयाबीन है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एग्जाम देने जाए तब इसको पढ़ लीजिएगा, काफी आपको यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। चलिए आगे हम बात करेंगे खेजड़ी से संबंधित, है ना। खेजड़ी से संबंधित यहाँ पर देखिए 5 विकल्प है और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे विकल्प पढ़ते जाऊंगा आपको आंसर साथ में देते जाऊंगा। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए कथन पर आपको विचार करना है। पहला विकल्प है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो जो खेजड़ी वृक्ष है वास्तविक में ये रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। और राजस्थान का ये राजकीय वृक्ष भी है ना। राजकीय वृक्ष के बारे में पूछे तो कहाँ का है, ये राजस्थान का है ना खेजड़ी वृक्ष। और इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही, जहाँ रेगिस्तान होता है वहाँ वैसे ही कम वर्षा होती है, तो इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करती है। तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं करता है। यह होता आपका रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक कैसा करता है ना, वो यदि 10 फीट बड़ा होता है तो उसकी जो जड़ें होती है वो कितने फीट तक जाती है, लगभग 30 फीट तक चली जाती है ना। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये किसका है, रेगिस्तानी ओक का है। फोर्थ विकल्प पढ़े तो इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है, इसी प्रकार का काम होता है इसका। और इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है। देखिए तो इसमें होती रेगिस्तान ओक में, रेगिस्तान ओक में होती, ना कि खेजड़ी वृक्ष में, है ना। तो यहाँ पर इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा सही होगा आपका, ए, बी और डी। तो हम देखेंगे कहां पर है ए, बी और डी। तो यहां पर आप देखेंगे तो पहले वाले विकल्प में होगा और यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यहां पर थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं हम। यहां पर देखिए खेजड़ी या
खेजड़ली है ना, खेजड़ली गांव है एक, है ना। यदि पूछे तो ये कहां पर है, तो ये राजस्थान में है। कहां पर है, राजस्थान के जोधपुर जिले में एक गांव है, और गांव का नाम खेजड़ी के पेड़ों से लिया गया, यानी कि वहां पर बहुत सारे पेड़ थे, इसलिए उस गांव का नाम क्या रख दिया गया, खेजड़ली रख दिया गया। और कहां पर है, राजस्थान के जोधपुर जिले में है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, खेजड़ी का, है ना, खेजड़ी का पूछा है यहाँ पर। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो प्रोसोपिस सिनेरिया, है ना, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। और उसे पूरे भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से अलग नाम है, वैसे आपको पता होना चाहिए। ये राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसे समी के नाम से जाना जाता है। किसे, खेजड़ी को, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, खेजड़ी को समी के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर तेलंगाना में इसे जम्मी के नाम से जाना जाता है, गुजरात में इसे खिजड़ी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में इसे खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में इसे जनती के नाम से, और पंजाब में इसे जांद के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, यदि पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए ना, कहां पर किस नाम से खेजड़ी को जाना जाता है। और खेजड़ी का जो पेड़ है वो मुख्य रूप से रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। और यहाँ अधिक जल के बिना बढ़ जाता है, यानी कि इसको ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसकी जो छाल का जो प्रयोग है वो औषधि बनाने में किया जाता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। एक और याद रखिएगा साथ में कि लोग इसके फल पकाकर खाते, पूछा जाता है ना, इसके जो फल है वो कैसे खाते हैं, तो पकाकर खाए जाते हैं। और क्षेत्र के जानवर खेजड़ी की पत्तियां को खाते हैं, जो क्षेत्र के जानवर होते हैं वहां के, वो उसकी पत्तियां को बड़ी चाव से खाते हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है, देखिए जड़ कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। क्या मूली है, शकरकंदी है, टेपियोका है, या फिर आलू है, जड़ कौन सा नहीं है। तो देखिए जड़ के बारे में हम बताएंगे सबसे पहले कि जड़ कौन सा है इसमें। तो यहां पर देखिए मूली, शकरकंदी और टेपियोका, ये तीनों ही जड़ के अंतर्गत आते हैं, तीनों के तीनों, है ना। और आलू क्या है, आलू तना है। आलू हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, रतालू हो गया, सब क्या है, सब तना है। लेकिन मूली, शकरकंदी, टेपियोका ये सभी क्या है, जड़ है। थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं इसके बारे में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, आलू, अदरक, लहसुन, रतालू ये क्या है, सब तना है। और टेपियोका, मूली, शकरकंदी ये क्या है, जड़ है। यहाँ पर देखिए पौधों का भाग जैसे हम खाते हैं, कौन से भाग को हम खाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है जानकारी, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो उनके जो भाग है वो एक से ज्यादा भी खाए जाते हैं, तो वो कौन से हैं। तो जड़ में कौन कौन से पौधे आते हैं, तो वो है आपका मूली, गाजर और चुकंदर, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। तने में आपका आलू आ जाएगा, प्याज आ जाएगा, अदरक आ जाएगा, है ना। पत्ते के बारे में पूछे, यदि धनिया के बारे में पूछे, धनिया क्या है, तो एक प्रकार का पत्ता है। पत्ता गोभी है, अरबी है, पालक है, कड़ी पत्ता है, ये सभी पत्ता के अंतर्गत आते हैं। बीज की हम बात करें तो बीज में आपका चना आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, सरसों आ जाएगा, गेहूं, धान, फूल, सहजन, केला, कचनार, फली और मटर, ये सभी बीज के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके हम जड़ भी खा सकते हैं, तना भी एक साथ खा सकते हैं ना, दो एक साथ खा सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं उनके ज्यादा भाग भी हम खाते हैं, तो वो कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसके एक से ज्यादा भाग भी हम खाते हैं, जैसे जड़ और पत्ते, यानी कि हम उसको जड़ को भी खाते हैं और पत्ते को भी खाते हैं। आपने मूली देखी होगी, जो मूली होती है उसमें जो पत्ते लगे होते हैं, इस प्रकार से आप खाने के साथ उसको भी खा सकते हैं, और उसकी जो जड़ है उसको भी आप खा सकते हैं। तो जड़ और पत्ते में हम किसको खाते हैं, मूली को। फूल और फल, केला और सीताफल, इसका हम फूल भी खाते हैं और फल भी खाते हैं। बीज और पत्ते में आपका बीज और पत्ता, चना, मेथी, सरसों, आपने चने को देखा होगा उगते हुए, है ना। उसके हम ऊपर से उसके जो पत्ते होते हैं वो तोड़ लेते हैं, और सुखाकर जब वो सूख जाते हैं तो उसकी हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो बीज और पत्ते, चना, मेथी, सरसों है। तना और पत्ते की बात करें तो लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज को देखा होगा, हम उसका तना भी खाते हैं और पत्ती भी खाते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जिनका हम जो भाग है वो एक से ज्यादा खाते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यदि पूछा जाए एग्जाम में। तो स्क्रीनशॉट सभी का ले लीजिएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं रेगिस्तान ओक के बारे में। देखिए रेगिस्तान ओक के बारे में कुछ जानकारी मैंने दे दी, और सारी जानकारी अब दे देता हूं। देखिए रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं, यहाँ पर एक एक करके पढ़ूंगा और आपको आंसर देता जाऊंगा, है ना। आप पूछ करके अच्छे से इत्मीनान से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। देखिए पहला विकल्प है आपका कि यहाँ वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो जो सामान्य कक्षा होती है, जो कमरे की दीवार होती है, लगभग वो 10 फीट की होती है। कितनी होती है, 10 फीट की होती है, और ये भी 10 फीट का ही होता है लगभग, है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। यहां वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, तो यहां वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता। कहां पर पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
है ना। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। तीसरे विकल्प को देख लेते हैं। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये एक वृक्ष है, इसकी ऊंचाई कितनी? मात्र 10 फीट है ना, 10 फीट है। तो इसकी जो जड़ है वो कितनी नीचे तक जाएगी? जब तक इसको जल नहीं मिल जाता है ना, पानी तक नहीं पहुंच जाता, यानी कि लगभग 30 गुना, है ना। ये 10 फीट है तो इसमें 30 का गुना कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना गुना नीचे तक चली जाती है ये, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। वहां के स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर वो पीते हैं। चौथा विकल्प पढ़ लेते हैं हम कि इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई लगभग कितना गुना गहराई तक चली जाती है? 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन के भीतर चली जाती, जब तक कि उसे वो जल तक नहीं पहुंच जाए। तो अभी मैंने आपको बताया फोर्थ वाला विकल्प भी आपका सही होगा। हम यहाँ पर पांचवा देख लेते हैं कि इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती जिन पर घने पत्ते होते। तो घने पत्ते किसमें होते हैं? हमने खिजड़ी के बारे में बताया, तो वहां पर कथन सही था, लेकिन यहाँ पर कथन गलत होगा, क्योंकि रेगिस्तान ओक में ऐसा नहीं होता है ना, बहुत सी शाखा उसमें नहीं होती है और ना ही वहां पर घने पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर ई वाला विकल्प आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका? ए, सी और डी। तो ए, सी और डी कहां पर है? आप देख सकते हैं पहले वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ जो कि कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलोकेसुरिना डिकेसनेना, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका? रेगिस्तानी ओक का। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि कहां पर पाया जाता है? जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पर ये वृक्ष पाया जाता है। और यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। कितना? 10 फीट लंबा होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 गुना तक नीचे तक चली जाती है, जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता, जल नहीं मिल जाता। इसमें बहुत कम पत्ते होते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक चली जाती, लगभग 30 गुना, है ना। जो पेड़ की लंबाई होती है उससे 30 गुना नीचे तक उसकी जड़ें चली जाती है और यहाँ पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। और इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पतले पाइप का इस्तेमाल करते हैं। जब वहां पर आवश्यकता पड़ती पानी की तो वो इस प्रकार से पानी को निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है, यानी कि मांसाहारी है ना, कीट भक्षी पौधा कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। कसकुटा अमरवेल पौधा है, सूरजमुखी का पौधा है, कैक्टस पौधा है या फिर घटपर्णी पौधा है। तो सभी को पता है नेफेंथिस पौधा, घटपर्णी पौधा, ये पौधा जो होता है कीटों को जाल में फंसाकर खा लेता है ना। तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पौधा जो होता है वो कीड़ों को फंसाता है और पोषक तत्व प्राप्त करता है। यहाँ पर देखिए एक जानकारी है, वो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये जो पौधा है ये कहाँ पर उगता है? तो जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, यानी कि मिट्टी में जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है वहां पर ये उगता है और इसी की पूर्ति करने के लिए ये कीड़ों को फंसाकर खाता है और उससे अपने पोषक तत्व जो उसमें कमी है उसको ये ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा, ये पौधे कीड़ों को फंसाते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं जो उन्हें मिट्टी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। और घटपर्णी एक क्या है? कीट भक्षी पौधा है, जिसे नेफेंथिस भी कहा जाता है। और यहाँ कहां पर उगता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में। और भारत में हम बात करें, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, भारत में कहां पर है? ये मेघालय में पाया जाता है। और इसका आकार जो होता है वो कैसे होता है? घड़े जैसा होता है। आपने थंबनेल में देखा होगा, जो फोटो हमने लगा के रखा है, जो पिक्चर हमने लगा के रखी है वो घटपर्णी पौधे की नेफेंथिस की है, तो उसको देख लीजिएगा, उसका आकार कैसा है? घड़े जैसा होता है और मुंह एक पत्ते से ढका होता है। इसमें एक विशेष गंध होती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। एक बार उसमें चले गए तो उनका बाहर निकलना नामुमकिन है ना। चिपचिपा कुछ होता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पाते, बार बार वहीं पर गिरते रहते हैं। तो ये जो नेफेंथिस पौधा है या फिर जो घटपर्णी पौधा है, इसके बारे में आपको एक एक जानकारी होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तो यहां पर देखिए 7वां प्रश्न है आपका, उस खेत की मुद्रा के विषय में विचार करना है आपको जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों को पीड़क नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो पीड़क नाशियों यानी कि जो खतरनाक जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करते हैं बार बार, है ना, अपने खेतों में। तो यहां पर आपको बताना है, उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं, आपके विचार से
उसके इस व्यवहार से उसकी खेती की मृदा कैसी हो जाएगी, है ना। तो अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, तो कुछ समय के लिए होगी, है ना। इस प्रकार की जो खेती होती है कुछ समय के लिए आप अधिक उपजाऊ उसमें कर सकते हैं, वो जो फसल है उसको। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त होगी, तो ऐसा भी नहीं है। कुछ समय पश्चात वो बंजर हो जाएगी। आप कुछ समय के लिए तो उसमें फसल अच्छी उगा लेंगे, लेकिन उसके बाद में वो बंजर हो जाएगी, किसी काम की नहीं होगी। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न है आपका कि मुख्य अध्यापक ने ईवीएस, यहाँ पर ईवीएस लिखा हुआ है, ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वहां निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगा। यहाँ पर देखिए पौधे कौन से चुनना है, जो कि ऑफिस में रखे जाए, घर के अंदर रखे जाए, है ना। इस प्रकार के पौधे का आपको चयन करना है जो घर के अंदर चले जाए, आसानी से वहां पर आप रख सके, जो कि यदि सूर्य की किरण उनको ना भी मिले तो वो वहां पर अपना भरण पोषण कर सके। ऐसे पौधों का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आंसर आपका है यहाँ पर एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन। इन तीनों पौधों को आप घर के अंदर रख सकते हैं, ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं और भारत में यहाँ गांव है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था और ये प्रश्न फिर से पूछा जा चुका है, यानी कि ये सीटेट एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है ना। तो वो गांव के बारे में आपको बताना है और इसकी सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में है। तो ये राजस्थान में है, राजस्थान में जोधपुर जिले में, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं खेजड़ी राजस्थान के जोधपुर जिले का एक गाँव है और गाँव का नाम खेजड़ी के पेड़ों से लिया गया, यानी कि वहां पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे, उसी से उस गांव का नाम खेजड़ी या फिर खेजड़ी रख दिया गया, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो खारे जल से आप यहाँ पर सीधा सीधा लगा सकते हैं, खारे जल को लवण हम कहते हैं ना। तो लवण मृतोद्भिद यानी कि हेलोफाइट, यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही होगा। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लवण मृतोद्भिद यानी कि हेलोफाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंजारे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को आपको चुनना है। देखिए जब आप बाजरा बोते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि बाजरे के बीज को खेत से प्लेट तक लाने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जब बाजरा उगता है तो उसको क्या करते हैं, फसल को काटते हैं। क्या होता है, पहले फसल को काटा जाता है। उसके बाद में क्या होता है, फसल काटने के बाद क्या होता है, उसके बाद उसको थ्रेसिंग में निकालते, ठेसर में निकाला जाता है ना। ठेसर में निकालने के बाद में उसको जो कुछ थोड़ा बहुत भूसा रह गया उसको, यानी कि फटकना होता है, उसको अलग कर दिया जाता है। जो भूसा रहता है या फिर और कुछ उसमें जो अनर्गल चीजें आ जाती है तो उसको अलग कर दी जाती है ना। उसके बाद में घर लाके उसको पीसा जाता है। पीसने के बाद में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद क्या किया जाता है, पहले आटे को गूंथा जाता है ना। उसके बाद बेलते हैं, ये तो जानकारी आपको पता होगी। और बेलने के बाद जब बिल जाता है तो उसको सेकते हैं। तो आप तीसरे वाले विकल्प में देखेंगे तो बिल्कुल सही फिट बैठेगा आपकी यात्रा, सही यात्रा। पहले फसल काटते हैं, फिर थ्रेसिंग करते हैं, फिर फटकना होता है, फिर पीसना होता है, फिर गूंथते हैं, फिर बेलते हैं और फिर सेकते हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा और ये तो सभी ने कर दिया होगा, नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। चलिए जैसा कि यहाँ पर देखिए प्रमुख बाजरा उत्पादक की बात करें तो यहाँ राज्य कौन सा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। इन राज्य में जो बाजरा है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर इन राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चपाती, यानी कि जो रोटी होती है ना, रोटी को ही चपाती कहते हैं। तो चपाती बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बाजरे का। चलिए कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रेगिस्तानी ओक को शाहबलूत वृक्ष भी कहा जाता है। यदि रेगिस्तानी ओक की जगह शाहबलूत वृक्ष आ जाए तो भी आपको यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये इसी का दूसरा नाम है। तो आपको बताना है कि क्या नहीं पाया जाता है ना। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, तो ये जड़ें तो जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव उत्तर देना है ना। तो जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना बिल्कुल सही है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है इसमें। पत्तियां बहुत कम होगी, तो बिल्कुल सही है, इसमें पत्तियां बहुत कम होगी। ज्यादा किसमें होती हैं, खेजड़ी में होती हैं। बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होती है, तो देखिए इस पेड़ की जो पत्तियां होती है वो छोटी होती है और इतनी ज्यादा पत्तियां इसमें नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ वाला विकल्प होगा वो गलत होगा। और पूछा क्या गया है कि इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो इसमें बड़ी और बहुत सारी पत्तियां नहीं पाई जाती। इसका मतलब आपका फोर्थ वाला विकल्प सही है ना। ये याद रखिएगा, इसको शाहबलूत वृक्ष भी कहा जाता है रेगिस्तान ओक को। तो रेगिस्तान ओक के बारे में मैं सारी जानकारी दे चुका हूं, तो यहाँ पर फिर से नहीं बताऊंगा। आगे प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका,
पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आकार में दिया जाता है कहलाता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि एक नली है ना, और ये यहाँ पर ये पौधे लगाए गए हैं, ये पौधे हैं, तो ये जो नली है ये सीधा कहां पर जाएगा, उस पौधे के पास में उन नलियों को लगा दिया जाता है ऐसे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ना, नैनो सिंचाई कहते हैं, माइक्रो लघु सिंचाई कहते हैं, फेमटो सिंचाई कहते हैं, या फिर ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ड्रिप सिंचाई कहते हैं। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली को जिसे बूंद सिंचाई प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, इसे बूंद सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है, ड्रिप सिंचाई प्रणाली को। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर नेफेंथस तो है, जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था। नेफेंथस के साथ साथ यहाँ पर डायोनिया और संड्यू, ये तीनों ही कीटभक्षी पौधे के अंतर्गत आता है। लेकिन जो एजीरेटम है, जो एजीरेटम पौधा है, ये कीटभक्षी पौधा नहीं होता है। थोड़ी सी जानकारी इसकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो एजीरेटम एक मांसाहारी पौधा नहीं, यानी कि शाकाहारी है ना, मांसाहारी नहीं है। एजीरेटम जो एजीरेटम वंश से है, जिसे व्हाइट वीड भी कहा जाता है। एजीरेटम को क्या कहा जाता है, व्हाइट वीड भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर जो फंसाने की तकनीक होती है, किस प्रकार फंसाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं ताकि आपको सारी जानकारी क्लियर दिखे। तो जो घटपर्णी पौधा है, ये पत्तियां पाचक रसों से युक्त एक फिसलन भरे गहरे कुंड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहां पर जो रस होता है वो ऐसा होता है कि जो वहां पर एक बार फंस जाता है कीड़ा, वो वापस बाहर नहीं निकल पाता है। तो कीड़े इस कुंड में गिर जाते हैं और पौधे उन्हें पचा लेते हैं, और नाइट्रोजन जो जिसकी उसको कमी होती है नाइट्रोजन की, उसको पूरा कर लेता है। वेनिस फ्लाईटेप डायोनिया जिसको बोलते हैं, इसमें स्नेप ट्रैप होते हैं। क्या होते हैं, स्नेप ट्रैप होते हैं, जो कीड़ों के छूने पर बंद हो जाता है। यदि इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि वो कौन सा पौधा है जिसमें स्नेप ट्रैप होता है, जो कीड़ों के छूने पर बंद हो जाता है, तो वो डायोनिया है या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़ा है ना, सॉरी पौधा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि संड्यू का हम बात करें, तो संड्यू जो पौधा है, इसकी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जो सतह है वहां की बात की जा रही है ना, इसकी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो ओस जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ओस जैसा दिखाई देता है, और उस पर कीड़ा फंस जाता है, और पाचक रस उसे समय समय पर उसे पचा लेते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वहां पौधा कौन सा है जिसकी सतह पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो ओस जैसा दिखता है, और उस पर कीड़ा फंस जाता है और पाचक रस उसे समय समय पर पचा लेते हैं, वो पौधा कौन सा होगा, तो वो संड्यू होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर जो आयोग है, सीटेट आयोग, को किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यहाँ एक्ट लिया गया है। यहाँ पर एक्ट कहां से लिया गया है, कौन से एक्ट से लिया गया है, वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, या फिर भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो यहाँ पर जो व्यक्ति वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है, वहां पर वन और उसमें होने वाली जो उपज होती है उसका भी वो अधिकार हो जाता है। तो यहाँ एक्ट कौन सा है, तो वो एक्ट होगा आपका वन एक्ट के अधिकार 2007 से। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। कुछ जानकारी है छोटी सी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो एक्ट है, इसे 19 दिसंबर 2006 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित कब किया गया था, 29 दिसंबर 2006 को, और इसको लागू कब किया गया था, 31 दिसंबर 2007 को इसको लागू कर दिया गया था। और यहाँ भूमि और अन्य संसाधनों पर जंगलों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों से संबंधित है। और यहाँ वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देता है, और जो पीढ़ियों में ऐसे वनों में निवास कर रहे होते हैं। साथ ही साथ जो लोग कम से कम 25 वर्षों से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें वन्य भूमि पर अधिकार है, और उस पर उगाया अनाज भी वो उन्हीं का है, उन्हीं का अधिकार है ना। और साथ में उन्हें आप कभी भी जंगल से नहीं निकाल सकते। ये एक्ट बनाया गया है जो कि 2007 का है। और इस अधिनियम को जनजाति अधिकार अधिनियम या फिर जनजाति भूमि अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इस अधिनियम को जनजाति अधिकार अधिनियम या फिर जनजाति भूमि अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो छोटी सी जानकारी थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे। पटसन का रेशा।
पटसन का रेशा पटसन के पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से, पत्ती से, फूल से या फिर तना से? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आपको पता होगा। राइट आंसर आप खुद बता सकते हैं, वैसे तो मैं बताऊंगा, लेकिन हर प्रश्न का आंसर आपको मेरे से पहले बताना है ना, कमेंट के माध्यम से या फिर कॉपी में लिख लीजिएगा। सारा एक पेज ले लीजिएगा, उसमें ABCD या फिर 1 2 3 करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप यदि पौधे से संबंधित प्रश्न आ जाए तो वो सही करते हैं या फिर गलत, कितने प्रतिशत आपके सही अंक प्राप्त होते हैं, ये भी आपको जानकारी हो जाएगी ना, आपका आकलन हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तना। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो तने से प्राप्त होता है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षण है, उस पर विचार करना है। और ये किस पर विचार करना है? बरगद के वृक्ष पर, है ना। बरगद के वृक्ष से संबंधित 5 यहाँ पर आपसे कथन दिए गए हैं और उसमें सही कथन का आपको चयन करना है कि सही कथन क्या होगा। एक एक करके मैं बताऊंगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे विकल्प पढ़ता जाऊंगा और मैं आंसर देता जाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देती, पहला विकल्प है कि वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती। बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा बरगद के वृक्ष को देखा होगा, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी होता है बरगद, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसमें जो लटकती आपने देखा होगा लटकन जो होती है वो क्या होती है? इनकी जड़ें होती है ना। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुना होती है, तब 30 गुना नहीं होती, किसकी होती है? ये राजस्थानी ओक की, जो पेड़ मैंने आपको बताया था, है ना, राजस्थानी ओक के बारे में, तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो लगभग 30 गुना होती है ना, उसकी लंबाई। तो जड़ों द्वारा वृक्ष, ये बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। जड़ों द्वारा वृक्ष के मजबूत खंभों की भांति सहारा देना है, बिल्कुल सही है। जो जड़ होती है, जैसा कि एक पेड़ आपने देखा होगा, वैसे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से जड़ें निकलती रहती है ना। तो ये जड़ें हैं, ये जमीन में धस जाती है, नीचे जमीन में चली जाती है, तो ये किसका सहारा करती है? मजबूत खंभों की भांति ये सहारा प्रदान करती है ना, वृक्ष की जड़ें। तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना होता है, तो खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करती है। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही क्या होगा आपका? A, C और E। A, C और E कहां पर है? हम यहाँ पर आगे देखेंगे। A, C और E यहाँ देखिए पहले वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, तो इससे जानकारी आपको पता होगा। वैसे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? देखिए, परजीवी पौधा के बारे में आपको बताना है। पीपल है, अमरबेल है, अंगूर है या फिर मनी प्लांट है? आंसर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए परजीवी पौधा है ना, परजीवी पौधे के बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आंसर होगा आपका अमरबेल। याद रखिएगा, अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। देखिए क्या नहीं होता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा जो अमरबेल होता है वो किसी पेड़, जैसे कि ये पेड़ है, तो इस पेड़ पर चढ़ जाता है ना, पेड़ पर चढ़ जाता है और इसी के सहारे ये अपना जीवन यापन करता है और इसी से अपना ये भोजन प्राप्त करता है। यानी कि इसको तो फायदा होता है, लेकिन जो पौधा होता है जिस पर ये चढ़ा हुआ है उसको ये हमेशा हानि पहुंचाता रहता है। तो इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि यदि जिस पौधे पर ये चढ़ता है उसी से रेडीमेड खाना लेता है, यानी कि उसी से ये अपना खाना प्राप्त करता है। जिसे पौधे पर यहाँ चढ़ता है उसे परपोषी कहते हैं। जिस पौधे पर ये चढ़ता है, जैसे कि पौधा है, तो इसको क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, परपोषी। और ये किस प्रकार का पौधा है? तो ये परजीवी है ना, जिस पर चढ़ा हुआ है उसको परपोषी कहते हैं। और अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। चूंकि यहाँ मेजबान को मूल्यवान पोषक तत्वों से वंचित करता है, ये पूरे पेड़ को घेर लेता है, पूरे वृक्ष को घेर लेता है, तो जो उसको चाहिए होता है पेड़ को वो वहां पर प्राप्त नहीं कर सकता है। मूल्यवान जो पोषक है उसको वो वृक्ष हासिल नहीं कर पाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। अमरबेल को परजीवी पौधे मेजबान पौधे को हमेशा क्या करते हैं? नुकसान ही पहुंचाते रहते हैं। तो याद रखिएगा, जो अपना फायदा करता है और दूसरे का नुकसान करता है उस पौधे को क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन, मेपल, आक या फिर आम? पशुओं द्वारा विस्थापित होने वाले पौधे के बारे में आपको बताना है। आपने देखा होगा कहीं कहीं जो घर बने होते हैं उसके ऊपर या फिर दीवार पे पीपल उगाता है, आम उगाता है, और भी बहुत सारे वृक्ष कैसे उगाते हैं? तो पशुओं द्वारा विस्थापित होने पर ही वो वृक्ष उगाते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आम आपका सही आंसर होगा। जो पौधा आम है जो बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जानवर और पक्षियों द्वारा बीज का फैलाव। और भी फैलाव होते हैं, मैंने सिर्फ जानवरों और पक्षियों के द्वारा जो बीज का फैलाव है उसी को रखा है। तो ऐसे विभिन्न तरीके होते हैं जिससे पशु और पक्षी बीजों को फैलाते हैं, है ना।
तो कुछ जानवर और पक्षी चमकीले रंग बिरंगे फलों की ओर आकर्षित होते हैं, वो पूरा फल खा लेते हैं। जो फल है, कोई सा भी फल है, जैसे कि आम हो गया है ना, आम को पूरा खा लेंगे, या फिर चेरी हो गया, टमाटर हो गया, उनको पूरा खा लेंगे। तो पूरा खाने का मतलब है कि बीज भी उसके अंदर चला जाता है, और जब वो पातन करते हैं, है ना, जब वो फ्रेश होते हैं, तो उसके बाद जो उनके बीज निकलते हैं, जहां पर भी वो गिरते हैं तो वहां पर वो निकल आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रसीला भाग ही पचता है और बीज उसके पातन के रूप में वो बाहर हो जाते हैं। जैसे कि ब्लैकबेरी हो गया, चेरी, टमाटर, आम, सेब, इनको आपको याद रखना है। ब्लैकबेरी, चेरी, टमाटर, आम और सेब, ये ऐसे बीज हैं जो पक्षी है उसके पातन के रूप में जो बाहर निकलते हैं, उसके बाद ये उगते हैं ना, यानी कि ये उगाते हैं उसके बाद भी। तो गिलहरी की कुछ प्रजातियां होती है जो विभिन्न पौधे जैसे बलूत का फल से काष्ठ फल इकट्ठा करती है और उन्हें मिट्टी के बीच नीचे दबा देती है। आपने देखा होगा गिलहरी को, वो ऐसा क्यों करती है, यानी कि वो अपने जो बीज है उसका भंडारण करती है कि आने वाले समय में वो उसको खाए। तो क्या करती है कि वो दबा तो देती है, लेकिन कुछ समय बाद वो भूल जाती है, और जब वो भूल जाती हैं तो वो क्या होते हैं, समय के साथ वो उग जाते हैं। जैसे कि वे सर्दियों के मौसम के लिए भोजन का भंडारण करते हैं और अक्सर उस जगह को भूल जाते हैं जहां उन्होंने उसे पहले दफनाया था, और बीज नए पेड़ों में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो पक्षी हैं या फिर जो पशु हैं वो इस प्रकार के काम, पक्षी जो हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं, और एक दूसरे जगह जाकर उनको वो डाल देते हैं, है ना, पातन के जरिए डाल देते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं गिलहरी उनको दबा देती है बीज को, तो वहां पर वो उगाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीज पत्र किसे कहते हैं? बीजावरण को, भ्रूण को, बीज पत्ती को, या फिर बीजांड द्वारा? तो यहाँ पर बीज पत्र किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होगा, बीज पत्ती को कहते हैं। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, पत्ती में जो सिराएं होती है या फिर जो छोटी सिराएं होती है उसे क्या कहते हैं? पटल कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं, मध्य सिरा कहते हैं, या फिर वृंत या फिर पर्णव्रत कहते हैं। तो याद रखिएगा, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं को या फिर एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाए गए प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो उसे सिरा विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है कि पत्ती का वहां भाग जिससे वहां तने से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पर्णव्रत या फिर पेटीओल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं, तो उसे फलन या फिर लेमिना कहा जाता है। पत्ती पर रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उसे सिराएं कहते हैं। और पत्ती के बीच में एक प्रमुख रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? जो पत्ती के बीच में जो रेखा होती है, बीच में आपने देखा होगा, और उसके बाद में सिराएं होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मध्य जो प्रमुख रेखा होती है बीच में, उसे मध्य सिरा कहते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि एक पत्ती में सिराओं द्वारा बनाए गए प्रतिरूप को क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाता है? सिरा विन्यास कहलाता है। तो किसको क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे देखिए, प्याज के बारे में यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में आपको यहाँ पर रखना। पहले क्या किया जाता है, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, और यहाँ पर कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं, शुरू से चलते हैं ना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उपरोक्त चरणों का सही क्रम आपको लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गुड़ाई होती है। क्या होती है? गुड़ाई होती है। इधर लिख लेते हैं, पहले क्या आएगा आपका बी, पहले आएगा बी, है ना, पहले गुड़ाई होती है, उसके बाद में आप बीज बोते हैं, गुड़ाई के बाद में बीज बोते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में खरपतवार आप वहां पर हटाते हैं, तो यहाँ पर इसके बाद में ए आएगा। उसके बाद क्या होता है, प्याज को आप उखाड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियां को हटाते हैं। आपने देखा होगा, प्याज को जब उखाड़ लिया जाता है तो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसमें जो ऊपर की जो पत्तियां होती जो सूख जाती हैं उसको काट देते हैं, उसको हटा देते हैं। तो ये अंतिम प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पर BCAED, तो BCAED यानी कि 4th वाला विकल्प है आपका, बिल्कुल सही होगा। ये उचित क्रम होगा प्याज की खेती के लिए। चलिए आगे हम बात करेंगे झूम खेती के बारे में। काफी प्रश्न पूछे गए, कूट में आंसर भी आपको देना है, तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले आंसर को जान लेते हैं कि झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीके के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पुश कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैं यहाँ पर जैसे जैसे विकल्प पढ़ता जाऊंगा आंसर आपको देता जाऊंगा। चलिए देखिए, यहाँ पर एक फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। वहां पर आराम मतलब छोड़ देते हैं उसको, है ना, ऐसा लिखा हुआ, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। मैं फिर से दोहरा देता हूं विकल्प को कि एक फसल काटने के बाद में कुछ समय के लिए उस जमीन को छोड़ देते हैं ना। तो ये पहला वाला जो विकल्प है आपका बिल्कुल सही है। खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। देखिए, खरपतवार बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं, तो ये जो
उखाड़ते नहीं है, उसको काट देते हैं ना, जो खरपतवार होते हैं उसको काट कर वहीं पर जला देते हैं। तो खरपतवार की बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है, तो आपका ये सी वाला जो विकल्प है बिल्कुल सही होगा। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है, तो जो झूम खेती उसको गहराई तक नहीं जोता जाता। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए और सी। हम देखेंगे ए और सी कहां पर है, ए और सी आपका तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में दे देते हैं कि भारत में यह कहाँ पर प्रचलित है। तो ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है झूम खेती, और किस राज्य में है, राज्य का नाम आपको बताना है ना, कूट में आंसर देना है, सॉरी क्यूज के तौर पर आपको ये प्रश्न दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के उत्तरी पूर्व में ये प्रचलित है, लेकिन किस राज्य में अधिक प्रचलित है ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है। एक फसल काटने के बाद कुछ वर्षों के लिए जमीन को जस का तस छोड़ दिया जाता है और वहां कुछ भी नहीं उगाया जाता, जैसा कि विकल्प में आपको बताया गया था। और उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को बाहर नहीं निकाला जाता, उन्हें काट कर जला दिया जाता है। क्या करके जला दिया जाता है, काट कर वहीं पर उसको जला दिया जाता है। और यह ध्यान रखा जाता है कि जो जंगल है उसमें आग ना लगे। साथ में जो जली हुई राख है उसको भूमि को उपजाऊ बनाती है, तो वो वहीं पर उसको डाल देते हैं, है ना। और जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्के से खोदा जाता है, जुताई नहीं की जाती। जैसे कि विकल्प में दे रखा था कि जुताई की जाती है, तो जुताई नहीं की जाती है, उसे क्या किया जाता है, हल्के से खोदा जाता है और उस पर बीज ऐसे ही डाल दिए जाते हैं। खरपतवार और अन्य अवांछित पौधे को भी बाहर नहीं निकाला जाता है, उसे सिर्फ काटा जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए, यानी कि वही काटा जाता है और वहीं पर डाल दिया जाता है, उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया ही नहीं है झूम खेती में। यहां भी मिट्टी उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इस प्रक्रिया से भी जो वहां की मिट्टी उपजाऊ होती है। और इसे इंपोर्टेंट आईएमपी पूछा गया है ना, इसे स्लेश एंड बर्न, याद रखिएगा, इसे स्लेश एंड बर्न और हिंदी में काट और दग्ध भी कहा जाता है इस कृषि को। आगे प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा, काट और दग्ध खेती को, या फिर इस इंग्लिश में वहां पर स्लेट एंड बर्न ऐसे कहा जाता है। उसे आग प्रति कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एक स्थानांतरण खेती प्रणाली है। कौन सी स्थानांतरण खेती प्रणाली है, तो वो आपकी झूम खेती। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है सारी जानकारी, स्क्रीनशॉट आप हमेशा ले लीजिएगा, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा। चलिए, और झारखंड राज्य में झूम खेती को कुरवा के रूप में जाना जाता है। यदि पूछा जाए आपसे विकल्प में दे दिया जाए कि झारखंड राज्य में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो कुरवा नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कुरवा, है ना। ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं झूम खेती है क्या है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जैव खेती है, काट और दग्ध खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग है या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था झूम खेती क्या है, काट और दग्ध खेती। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है घटपर्णी, है ना। घटपर्णी शिकारी पौधा जैसे कहते हैं या फिर पीचर प्लांट भी इसे कहते हैं, जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम आपको बताना है। जैसे कि मैंने देश का नाम बताया था, साथ ही साथ भारत में कहां पर पाया जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नागालैंड है, मेघालय, असम या फिर मिजोरम है। राइट आंसर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मेघालय, है ना। भारत में कहां पर पाया जाता है ये घटपर्णी पौधा या फिर शिकारी पौधा या फिर नेफेंथिस पौधा, तो मेघालय में पाया जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, जड़, छाल, पत्ते या फिर बीज। तो इसके बारे में तो आपको पता होगा, काफी बार आपने पढ़ा होगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, छाल, है ना। सिनकोना पेड़ के जो छाल है उसका उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए दवाई बनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, मेंढकों और कीटों को फंसाने को पकड़कर खा जाने वाले घटपर्णी पौधा कहां पाया जाता है। देखिए ये घटपर्णी पौधा यानी नेफेंथिस पौधा, शिकारी पौधे के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए, रिपीटेड प्रश्न पूछे गए हैं। मेघालय ही, मणिपुर, मिजोरम या फिर महाराष्ट्र है। तो अभी हमने कुछ समय पहले ही आपको बताया था, याद भी होगा आपको, मेघालय इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है। देखिए जो सीटेट एग्जाम हुई थी उसमें 28 प्रश्न टोटल, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, है ना। जो पौधे हैं उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे, 28 प्रश्न पूछे गए थे ना। तो किसी वृक्ष के बारे में आपको नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है, जो कि रेगिस्तान ओक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वृक्ष का नाम क्या है, रेगिस्तानी ओक। तो इसके बारे में आपको सही जानकारी देना है। 4 विकल्प हैं और यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ते ही आंसर मैं आपको बताऊंगा सीधे सीधे, है ना। तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा और आंसर आप भी बता सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और इन टोटल 28 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए ये जरूर बताइएगा। तो पहला विकल्प है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। थोड़ी देर पहले बताया था, कितने फीट होती है, 10 फीट होती है। तो बिल्कुल सही है आपका। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाए। तो इसके बारे में बताया था, ये भी सही है। इस वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, तो ये भी आपका सही है। यह वृक्ष अबुधाबी में रेत के टीले के पास पाया जाता है। तो अबुधाबी में नहीं पाया जाता, कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है
है ना, कहां पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, अबू धाबी में नहीं पाया जाता। तो डी विकल्प आपका गलत होगा, ए बी सी आपका सही होगा। तो ए बी सी कहां पर है, तीसरे वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। तो आपके जो यहाँ पर 28 प्रश्न थे जो कि पौधे से संबंधित सीटेट एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और भी यदि कोई टॉपिक आपके मन में है तो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर भी हम यहाँ पर जल्द ही वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।